In any competitive exams, your hard work and study has no importance if it is not better than your competitors. With such competition in entrance exam, mining students are bound to need direction and advice. Here are a few tips that can help you crack Mining Sardar and over many exams without coaching. The very first tip is know the subject to clear Sardar and Overman exam. सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हम ओवरमैन या सरदार एग्ज़ाम राइट क्यों कर रहे हैं। बिकॉज़ किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होना चाहिए। अगर आप बिना रीज़न के एग्ज़ाम दोगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। रीज़न कुछ भी हो सकता है आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, मे बी जॉब सिक्योरिटी का डर हो, या फिर एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं मिल रही हो, कोई घर से फिनेंशियली वीक होगा तो कोई जॉबलेस होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं, बट आपको उस रीज़न को जानकर उसे इम्प्लीमेंट करना है। रीज़न एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। सेकेंड टिप इज़ फुल्ली नो अबाउट एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्ट जानने के बाद हमें एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहिए, लाइक माइनिंग सरदार या ओवरमैन के बेसिक रूल क्या हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, सैलरी एटसेट्रा। एग्जामिनेशन के बारे में पूरी डिटेल्स जानना भी प्रिपरेशन का एक बड़ा पार्ट है, बिकॉज यू कैन क्रैक एनी एग्जाम ओनली व्हेन यू नो योर गोल्स। और उस गोल को जानने के लिए हमें एग्जामिनेशन के बारे में पहले जानना पड़ेगा। द थर्ड टिप इज प्लान योर स्टडी टाइम। जैसा कि आप सभी को याद होगा, जब हम स्कूल में थे तो हमारे पास कई सब्जेक्ट्स थे, लाइक हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ एटसेट्रा। तो क्या हम स्कूल में सारे सब्जेक्ट एक साथ एक ही टाइम में पढ़ते थे, एक ही पीरियड में पढ़ते थे? आंसर ऑब्वियस है, नो। वाई? क्योंकि स्कूल में एक प्रॉपर टाइम टेबल था कि 7 से 8 अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश, 8 से 9 मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स, और अगर स्कूल लगी है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा चाहे मन हो या नहीं। और देखते देखते हमारा सिलेबस कब कंप्लीट हो जाता था हमें पता ही नहीं चलता था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि अगर प्रॉपर टाइम टेबल है और उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो देखते देखते आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम कब क्रैक कर लेंगे पता ही नहीं चलेगा। प्रोवाइडेड दैट प्लान आपको सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। सो प्लान ऐसा बनाएं जिसे आप फॉलो कर सके। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे टाइम टेबल बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए जिसे आप फॉलो कर सके। कहने का मतलब यह है कि आपकी इफिशियंसी है कि आप ओनली 6 आवर्स स्टडी इन अ डे कर सकते हो और प्लान आप 16 आवर्स का बनाए हो। इससे टाइम टेबल वर्क नहीं करेगा और आप ट्रैक से बाहर निकल जाओगे। तो टाइम टेबल हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें टारगेट हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में हो। सेकेंड पॉइंट है मेक डेली टारगेट्स। सबसे पहले हम गोल्स के बारे में जानते हैं। गोल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। दोनों गोल को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा गोल है कि मुझे CIL की एग्ज़ाम निकालनी है, जिसके लिए मेरे पास 1 ईयर का टाइम है। यह 1 ईयर का टाइम पीरियड ही लॉन्ग टर्म है, और गोल को अचीव करने के लिए जो 1 ईयर का टाइम लगा इसे ही लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं। अब होता क्या है कि जो 1 साल का यह टाइम पीरियड है, अगर इसमें हम कुछ अचीव नहीं कर पाए तो हम डिसअपॉइंट होने लगते हैं, जिसके कारण टारगेट और दूर होने लगता है। इसीलिए हमें अपने लॉन्ग टर्म टारगेट को शॉर्ट टर्म टारगेट या गोल में ब्रेक करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म गोल्स लॉन्ग टर्म गोल को इजिली पाने का एक मीडियम है। अब शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हम पूरे 1 साल को मंथ्स में ब्रेक करेंगे, मंथ्स को वीक्स में, वीक्स को डेज में, देन डेज को आवर्स में, और यही आवर्स का प्लान ही डेली प्लान होगा कि कल हमें क्या करना है। शॉर्ट टर्म गोल से हम अपने आप को डे टू डे बेसिस में जज कर सकते हैं, इसीलिए रोज टारगेट्स बनाएं और उसे रोज फॉलो करें। थर्ड पॉइंट है टाइम का सिलेक्शन कुछ ऐसा करें जो पूरे दिन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, जिसमें आप फुल कंसंट्रेशन से काम कर सकें। या तो यह टाइम मॉर्निंग हो सकता है या नाइट, डिपेंड करता है आप कंफर्टेबल कब हो। सो टाइम भी एक मेन रोल निभाता है आपके प्लान में। फोर्थ पॉइंट है जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है और वह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे सबसे पहले पढ़ें। जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे CMR 2017 बहुत टफ लग रहा, तो मैं अपने प्रोडक्टिव टाइम का 1 आवर CMR 2017 को दूंगा। सेम वे में सब्जेक्ट्स को प्लान करना है। द फिफ्थ पॉइंट इज़ एड स्मॉल ब्रेक्स बिटवीन स्टडी टाइम। टाइम टेबल प्लान करते समय हमेशा याद रखें कि स्टडी के बीच में ब्रेक लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार पढ़ने से माइंड की एफिशिएंसी कम होने लगती है, और अगर इस बीच में हम ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं तो मेन एग्ज़ाम में बहुत कुछ भूल जाएंगे और बार बार रिकॉल करने में भी हमें चीज़ें नहीं याद आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 से 15 मिनट का शॉर्ट ब्रेक ले लें। इससे होगा क्या, माइंड फिर से एफिशिएंटली वर्क करने लगेगा। अब हमारे पास एक सूटेबल प्लान बन गया, कौन कौन से सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ने हैं इसका भी सारा डिटेल हो गया,
कितना टाइम देना है ये भी हमें पता है, और कब पढ़ना है ये भी हमें पता है। ये सब बनाना काफ़ी ईजी है, बट इसे फॉलो करना ही चैलेंजिंग पार्ट है। बस इतना ध्यान रखना है कि हम जो डेली टारगेट्स बना रहे हैं उसे पोस्टपोन ना करें या किसी टाइप का डिले ना करें, अदरवाइज पूरा टाइम टेबल फिर से ख़राब हो जाएगा। डेली टारगेट्स पूरे होते जाएंगे, टाइम टेबल ऑटोमेटिकली पूरा होता जाएगा। सो हमारी नेक्स्ट टिप है अरेंज इफेक्टिव स्टडी मटेरियल्स। हमने अपने ऑब्जेक्ट के बारे में जाना, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जाना, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्लान बनाया। अब बात आती है स्टडी मटेरियल की। सो हम सबको पता है कि माइनिंग डिपार्टमेंट में कुछ लिमिटेड मटेरियल हैं जो कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इनफ है। बेसिकली करना क्या है कि हमें सबसे पहले माइनिंग सरदार और ओवरमैन का सिलेबस निकालना है और उसके सारे टॉपिक्स को देखकर उससे रिलेटेड बुक्स को परचेस करना है। बुक्स को परचेस करते समय क्वालिटी का ध्यान जरूर देना चाहिए। मीन्स कई बुक में बहुत अच्छा कंटेंट होता है, बट इंग्लिश वर्जन है तो लोग परचेस नहीं करते, और इस वजह से वो लोग क्वालिटेटिव स्टडी नहीं कर पाते और एग्ज़ाम में पीछे रह जाते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं उन्हें इंग्लिश से समझकर हिंदी में सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा। माइनिंग में मैक्सिमम बुक्स ऐसी हैं जो काफ़ी अच्छी हैं बट इंग्लिश वर्जन में हैं। नेक्स्ट टिप है मेक प्रॉपर नोट्स। आप किसी भी टॉपर और जिसने एग्ज़ाम क्रैक किया है उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देख लें। उसके स्ट्रेटजी में नोट मेकिंग ज़रूर होगा। आप खुद एक्सपीरियंस किए होंगे, जिस चीज़ को आपने लिख कर पढ़ा होगा वह ज़्यादा याद होगा कंपैरिजन बिना लिखे वाले के। हमें कॉलेज में पढ़ी चीज़ें क्यों भूल जाती हैं, स्कूल में पढ़ी चीज़ें क्यों याद रहती हैं? रीज़न है जो हमने पढ़ा उसे लिखा भी। सो नोट्स बनाना भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब नोट्स बनाएं कैसे? तो फर्स्ट पॉइंट है, नोट्स बनाने का मतलब यह नहीं कि जो बुक्स में लिखा है उसे सेम टू सेम कॉपी में पेस्ट कर दें। हमने जो पढ़ा उसको कितने कम शब्दों में कॉपी में लिख सकते हैं जिससे एग्ज़ाम के दिन सिर्फ देखने से ही समझ में आ जाए, ऐसे नोट्स हमें बनाना है। सेकेंड पॉइंट्स नोट बनाते समय ध्यान रखना है, जितना हो सके क्लासिफाइड फॉर्म में नोट्स प्रिपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे माइंड वेंटिलेशन के इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है और अब उसे ऐसा जानना है कि वह लॉन्ग टाइम तक याद रहे। अब हम इसे क्लासिफाइड में प्रिपेयर करते हैं, तो मैं अब क्या करूँगा कि उन इंस्ट्रूमेंट के नाम को एक क्लासिफाइड फॉर्म में प्रिपेयर करूँगा। सो वी ऑल नो दैट किसी भी माइंड के वेंटिलेशन को कंट्रोल या उसकी एडिक्वेसी को जानने के लिए हम बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, कैटाथर्मामीटर, एयर वेलोसिटी मीटर एटसेट्रा यूज करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक क्लासिफाइड फॉर्म में लिख लेंगे, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। देन फर्दर हम उसको सब क्लासिफाइड करके उसके टाइप के बारे में कि डिफरेंट टाइप्स के बैरोमीटर्स क्या होते हैं, थर्मोमीटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हाइग्रोमीटर्स क्या होते हैं जो माइंड में यूज होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, किस पर्पस के लिए काम करते हैं, ये सारी डिटेल्स हम उसमें ऐड ऑन करते चले जाएंगे। इस तरह से उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पूरी डिटेल्स एक कंसाइज वे में एक ही पेज में कवर हो जाएगी। इससे होगा क्या कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी हमें सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उस नोट्स को उठा के एक बार देख लेंगे तो सारे पॉइंट्स क्लियर आउट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से नोट्स का प्रिपरेशन करना है, ये बात का ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट है, हमें हमेशा पिक्टोरियल नोट्स बनाने की कोशिश करना चाहिए। यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे CMR 2017 में कंपिटेंट पर्सन की डेफिनेशंस बार बार भूल जा रही है। मैं बार बार कोशिश करता हूँ उसको याद करने के लिए, बट बार बार भूल जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, अब जैसे वो बार बार बोल रही है तो मैं उसका एक पिक्टोरियल फॉर्म बना देता हूँ, मतलब डेफिनेशन को मैं पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे कि इमेज में आप देख सकते हो कि एक कंपिटेंट पर्सन डेफिनेशन का एक पिक्टोरियल फॉर्म बना हुआ है। यहाँ एक बॉय है जिसका आज 20th बर्थडे है और आज वह काफ़ी हैप्पी है कि मेरा आज 20th बर्थडे है और आज मैं एक कंपिटेंट पर्सन हूँ। और ऐसा किसने बोला कि मैं कंपिटेंट पर्सन हूँ? मैनेजर ने मुझे राइटिंग में लिख के दिया कि अब तुम 20 ईयर का एज कंप्लीट कर चुके हो और तुम एक कंपिटेंट पर्सन हो, बट तुम्हें मेरा कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे मेरे माइंड में जो मशीनरीज हैं उसका ऑपरेशन देखना पड़ेगा, साथ ही साथ प्लांट और इक्विपमेंट के ऑपरेशन है उनको भी देखना पड़ेगा, एंड सॉफ्टवेयर जो है एक तुम्हारा फ्रेंड है। कुछ इस तरह से, कुछ इस फॉर्मेशन से आप डेफिनेशन को डेफिनेटली इतने आसानी से तो नहीं भूलेंगे। अब कभी भी कंपिटेंट पर्सन की एज पूछेगा तो हमें तुरंत याद आ जाएगा कि एक पर्सन था जो अपना 20th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। मीन्स कंपिटेंट पर्सन वही होगा जो अपना 20 ईयर का एज कंप्लीट कर चुका होगा। तो कुछ इस तरह से डेफिनेशन को हम इजी वे में पढ़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, नोट्स हमेशा सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए। नोट्स हमें हमेशा सिलेबस से रिलेटेड ही बनाना चाहिए, उसके बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, भले ही वो टॉपिक कितना ही फेवरेट क्यों ना हो। फिफ्थ पॉइंट है, नोट्स बनाते समय यह जरूर ध्यान देना है कि हमें नोट्स को कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बनाना है, क्योंकि MCQ ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से आते हैं। लाइक हाइग्रोमीटर तो सबको पता है कि क्या होता है और क्या मेजर करता है, बट हमें यह जानना है कि कैसे वर्क करता है। बेड बल्ब टेम्परेचर एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, तब तो इफेक्टिव नोट्स हैं, अदरवाइज नोट्स गलत बना रहे हैं।
सिक्स पॉइंट इज हमें हमेशा MCQs को पढ़कर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन है कि द फ्लो ऑफ एयर इन माइन एयरवे इज रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय द फर्स्ट वन रेगुलेटर, सेकेंड वेंटिलेशन स्टॉपिंग, थर्ड वेंटिलेशन डोर एंड फोर्थ एयर डक्ट। अब हमें यहाँ पता है कि आंसर रेगुलेटर होगा, बट अगर इतना पढ़ के आगे चले गए तो कुछ दिनों में भूल जाएगा। तो फिर करें क्या? करना यह है कि जैसे रेगुलेटर पता चला, रेगुलेटर के बारे में पढ़ लें, क्या है, कितने टाइप के होते हैं, वर्क क्या है, किस प्रिंसिपल में वर्क करते हैं। देन सेम एयर डक्ट के बारे में, वेंटिलेशन डोर के बारे में, वेंटिलेशन स्टॉपिंग के बारे में। ऐसा करने से एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे और इस टेक्निक से काफ़ी MCQs प्रिपेयर हो जाएंगे। 7th पॉइंट है यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर पेन एंड हाईलाइटर। कलर पेन एंड हाईलाइटर नोट्स बनाने समय जरूर यूज करना चाहिए। कलर हमेशा आइज को अट्रैक्ट करते हैं और डिफरेंट कलर की पेन से लिखी हुई चीज़ें काफ़ी देर तक माइंड में रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ाइन योर ऑन शॉर्ट ट्रिक्स। जैसे कि फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट डेट्स या कोई डिफिकल्ट थ्योरी है, इन सब को शॉर्ट ट्रिक्स बनाकर याद करने की कोशिश करें। शॉर्ट ट्रिक्स से एग्जाम में फॉर्मूला रिकॉल या इंपॉर्टेंट डेट्स रिकॉल करना काफ़ी आसान होता है। नेक्स्ट टिप इज़ रिवीजन। हम सब जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो लगता है कि एग्ज़ाम में आएगा तो बन जाएगा, बट जैसे जैसे डे पास होते जाते हैं और न्यू कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाते हैं तो ओल्ड टॉपिक्स हम भूलने लगते हैं और मेन एग्ज़ाम के दिन कुछ ही टॉपिक हमें याद रहते हैं जो हमने लास्ट में पढ़ा। इसके लिए हमें हमेशा रिवीजन करना चाहिए। जैसे आज का रिवीजन है तो कल शाम को, परसों शाम को, ऐसे करते करते संडे तक ले जाएं। देन होल वीक का नेक्स्ट संडे में, देन 2 वीक्स का नेक्स्ट संडे में। ऐसे करते करते हमें रिवीजन भी साथ साथ चलाना है। नेक्स्ट टिप है सॉल्व लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पेपर पैटर्न, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लग रहा है। हालांकि माइनिंग सरदार और ओवरमैन के क्वेश्चन पेपर काफ़ी कम हैं, बट उन पेपर से हम कुछ एनालिसिस तो कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। जनरली माइनिंग पोर्शन में लोग अच्छा कर जाते हैं, बट 15 to 20 मार्क्स के इस पोर्शन में पीछे रह जाते हैं। इस 15 to 20 मार्क्स को पाने के लिए टेक्निकल के साथ साथ हमें एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज को भी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। यूट्यूब में कई वीडियोस एप्टीट्यूड एंड जीके से रिलेटेड पढ़ी हैं। वहाँ से कॉन्सेप्ट को सीखकर 1 घंटे रोज एप्टीट्यूड एंड जीके के क्वेश्चन सॉल्व करें। लास्ट टिप है ऑलवेज मोटिवेटिंग योरसेल्फ। प्रिपरेशन के टाइम ऐसे कई पॉइंट्स आएंगे जहाँ आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करोगे, बट यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड अंटिल यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। और मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन के लिए एक अच्छी टेक्निक है मेडिटेशन। बिलीव मी इट वर्क्स। यूट्यूब में ढेरों वीडियो मेडिटेशन से रिलेटेड हैं, जिससे आपको अच्छा लगे आप वो टेक्निक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं पर्सनली विपासना मेडिटेशन करता हूँ। विपासना मीन्स इनसाइट। इट प्रोवाइड्स रिजल्ट्स दैट आर गुड, पर्सनल, टेंजिबल एंड इमीडिएट। अगर बहुत डीप नहीं जाना तो सिंपली जब भी ऐसा लगे कि यार आज तो मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आज रहने देते हैं, आज का स्किप करते हैं, प्लान नहीं हो पाएगा आज मुझसे, या किसी टाइप का डिप्रेशन है, एनीथिंग, तो सिर्फ आप इतना करना, आप अपनी सांस को जानना स्टार्ट कर देना। मतलब सांस अगर अंदर गई तो समझ गया कि अंदर आई है, और सांस अगर बाहर गई तो समझ गया सांस बाहर गई है। बस उस सांस को आपको देखना है कि सांस अंदर गई एंड सांस बाहर आई। उस नॉस्ट्रिल के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हमको जानना है। इतना जानते ही सारी एंजाइटी एंड स्ट्रेस बस्ट आउट हो जाएंगे। सो दीज 9 टिप्स आर बेसिक टिप्स टू क्रैक माइनिंग सरदार एंड ओवरमैन एग्जामिनेशन। अगर इन 9 टिप्स को आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा मिलेगा। समटाइम्स हमारी प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन का सही रिजल्ट एग्जाम में नहीं मिलता, बट इसका मतलब यह तो नहीं कि जितना हमने पढ़ा, जो एफर्ट हमने लगाए वो गलत डायरेक्शन में थे। हमें यह मानना चाहिए कि कल अगर हम 0 में थे तो आज हम 5 में हैं। एटलीस्ट 0 से 5 तो ग्रोथ हुई। बस अब हमें 5 से 10 की जर्नी फिर से स्टार्ट करनी है। तो कभी भी डिमोटिवेशन आने मत देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट हेजिटेट टू शेयर विथ अदर्स एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो।